हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे को। इसे हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे और जितने की पॉइंट्स हैं वो हमारे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 आरओ और जो 17 बीपीएससी प्रीलिम्स है उसमें काम आने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपको क्वेश्चन इसी वीडियो से मिल जाएंगे। आप आखिरी तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। देखेंगे कि किन योजनाओं को कितना पैसा मिला है और राजस्व घाटा, जितने टाइप के घाटे हैं वो सारी चीज़ें हम देख लेंगे यहाँ पर। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस पर आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए पहले देख लेते हैं केंद्रीय बजट 2024-25 को। ठीक है, 23 जुलाई को इन्होंने बजट पेश किया है। आपको थोड़ा तो बेसिक पता ही होगा, है ना, कि आर्टिकल 112 के तहत बजट शब्द, या हालांकि संविधान में बजट शब्द उल्लिखित नहीं है, क्या दिया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, और इसको पेश करता है लोकसभा में, राष्ट्रपति की तरफ से वित्त मंत्री इसको पेश करता है। तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि 23 जुलाई को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए कितना, एक तो ये राशि याद रखना है, 48.21 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, कितना, 48.21 लाख करोड़ रुपए का बजट आया है। तो ये आपको डेटा याद रखना है इतना। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनाव पूर्व घोषित 4 जातियों, अब ये 4 जातियों में क्या था, पूछ सकते हैं कि उपरोक्त में से कौन सी मतलब थी, तो उनको देख लेते हैं। एक तो युवा, महिला, गरीब व किसान। तो ये इन 4 जातियों पर बात हुई है। ठीक है, युवा, महिला, गरीब व किसान। सीतारमण ने यह अपना लगातार 7वां बजट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये लगातार उनका 7वां बजट था। ठीक है, बजट में बेरोजगारी, कौशल विकास, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए, ये आपको मैचिंग में पूछ सकते हैं कितना पैसा क्या हुआ। तो ग्रामीण विकास के लिए कितना है, 2.66 लाख करोड़ रुपए, और कृषि क्षेत्र के लिए है 1.52 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंजल निवेशक कर खत्म कर दिया गया है। मोबाइल फोन और सोने पर उत्पाद शुल्क में कटौती की गई है। कैपिटल गेन टैक्स को सरल बनाया गया है। हालांकि वित्त मंत्री ने सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी को बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था भविष्य में चमकती रहेगी। आगे देख लेते हैं। आगे ये है कि 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन, कौशल विकास और अवसरों के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था। ठीक है, किस किस के लिए, रोजगार सृजन, कौशल विकास और अवसरों के निर्माण के लिए 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के अलावा युवाओं की शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का अलग से प्रावधान किया गया है। तो ये आपने याद रखना है कि कितना पैसा है, तो 1.48 लाख करोड़ रुपए है युवाओं की शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए। अंतरिम बजट में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजीगत व्यय को 11.11 लाख करोड़ रुपए भी बनाए रखा गया है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, पूंजीगत व्यय कितना बनाए रखा गया है, 11.11 लाख करोड़ रुपए। ये डेटा याद भी रहेगा, थोड़ा ठीक से है, 11.11 है ना, 11.11 लाख करोड़ रुपए क्या है, पूंजीगत व्यय। आगे है इसमें बजट की 9 प्राथमिकताएं। तो प्राथमिकताएं कितनी हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, तो ये 9 प्राथमिकताएं। ठीक है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा सभी के लिए भरपूर अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजटीय प्रावधानों में 9 प्राथमिकताओं पर बल दिया गया है। अब कौन कौन सी हैं, कोड के हिसाब से पूछ सकते हैं कि कोड दे दिया है ना, तो उसमें है कि कृषि में उत्पादकता और अनुकूलता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान व विकास और अगली पीढ़ी के सुधार। अब इन्हें हम डिटेल वाइज देख लेते हैं। ठीक है, किस किस सेक्टर में क्या क्या योजनाएं लाई गई हैं या क्या सुधार किया गया है। ठीक है, तो इसमें है पहला, कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। जो पहली प्राथमिकता है उसे देख लेते हैं। तो कृषि में उत्पादकता वृद्धि करने हेतु कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की जाएगी। इसके वित्त पोषण एवं पर्यवेक्षण में निजी क्षेत्र को भी शामिल किया जाएगा। किसानों के लिए कृषि की 32 एवं बागवानी की 109 उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल नई किस्मों का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो 32 एवं बागवानी की 109, ये याद रखना आपने। फिर है प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्रमाण पत्र एवं ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ सहायता प्रदान की जाएगी। कितने, 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को। और 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आधान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो ये आपने ये याद रखना है, जो जैव आधान संसाधन केंद्र हैं वो कितने हैं, 10,000। ठीक है, 10,000 केंद्र हैं ये जैव आधान संसाधन केंद्र। आगे देख लेते हैं। आगे है दलहनों एवं तिलहनों के उत्पादन, भंडारण और विपणन को सुदृढ़ बनाकर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से एक कार्यनीति बनाई जाएगी। सब्जी उत्पादन और उसकी आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने हेतु
उपज के संग्रहण, भंडारण और विपणन के लिए किसान उत्पादक संगठनों, सहकारी समितियों तथा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। वृहद पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टरों का विकास किया जाएगा। कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिसमें 400 जिलों में खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण, 6 करोड़ किसानों की जमीन का डिजिटल ब्यौरा तथा 5 राज्यों में जन सामर्थ्य हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं यार, इनका मैं अपने हैंड रिटन नोट्स में भी बना के दे सकता था। ठीक है कि इंपॉर्टेंट अब बेसिकली होता क्या है कि मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो एग्जामिनर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो इस वजह से मैंने सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं किया है, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है इसमें वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रख दिया है। आप अपने हिसाब से चीज़ें देख लीजिए, गो थ्रू हो जाएंगे थोड़ा, तो आपके लिए एग्जाम में थोड़ी मतलब मदद मिल जाएगी, चाहे वो मेंस के लेवल पे हो चाहे प्रीलिम्स के लेवल पे। ठीक है, इसलिए पूरा कवर किया जा रहा है, अदरवाइज इसको नॉर्मल वन लाइनर में भी कवर कराया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। झींगा उत्पादन, प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा तथा झींगा ब्रूट स्टॉक्स के लिए न्यूक्लियस ब्रीडिंग केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाई जाएगी, जिसका लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में तेजी लाना तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों का सृजन करना होगा। अब अगला देख लेते हैं, जो द्वितीय प्राथमिकता है वो है रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण। तो सभी संगठित क्षेत्रों, ठीक है, अर्थात औपचारिक क्षेत्रों यानी फॉर्मल सेक्टर में पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों को 3 किस्तों में 15,000 रुपये तक 1 माह का वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये फॉर्मल सेक्टर की बात हो रही है। विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए प्रथम 4 वर्ष के ईपीएफओ अंशदान के लिए कर्मचारी का नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ईपीएफओ अंशदान में 2 वर्षों तक 3,000 रुपये की मासिक प्रतिपूर्ति की जाएगी। उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना की जाएगी तथा महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं महिला स्व सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाएगा। आगामी 5 वर्षों की अवधि के दौरान 20 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण, ये आपने याद रखना। ठीक है, 5 वर्षों की अवधि में कितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, तो ये है 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण तथा हब एवं स्पोक मॉडल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा। ठीक है, कितने 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन की बात की गई है और 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण की बात की गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे। फिर है सरकार द्वारा संवर्धित निधि की गारंटी के साथ 7.5 लाख तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इससे 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है। घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, जो उच्चतर शिक्षा के लिए कितना दिया जाएगा, 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। और ऋण प्राप्त विद्यार्थियों में से 1 लाख विद्यार्थियों को 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी। ठीक है, अब ये किस बेस पे दी जाएगी ये यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन जो 10 लाख में से 1 लाख हैं उन्हें 3% की वार्षिक ब्याज छूट दी जाएगी। तीसरी प्राथमिकता है वो देख लेते हैं, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय। तो आर्थिक कार्यकलापों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएम विश्वकर्मा, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। अब ये है कि ये पूर्वोदय नामक एक योजना चलाई गई है। ठीक है, और ये किन राज्यों के लिए है, तो इसमें है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपने याद रखना है, जो पूर्वोदय है वो किसके लिए है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना बनाई जाएगी। गया बिहार में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा, जिसमें विकास और विरासत एक साथ प्रतिबिंबित होगा। बिहार में बुनियादी अवसंरचना का विकास किया जाएगा, जिसके निमित्त 26,000 करोड़ की लागत से पटना पूर्णिया एवं बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे तथा विभिन्न सड़क परियोजनाओं और 21,400 करोड़ की लागत से विद्युत परियोजनाओं आदि के लिए निवेश किया जाएगा। बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा बिहार में पूंजीगत निवेशों के लिए अतिरिक्त आवंटन उपलब्ध कराया जाएगा। ये चीज़ हो गई। फिर है आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए कितना, 15,000 करोड़ रुपए चालू वित्त वर्ष में उपलब्ध कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना। अब 3 चीज़ें यहाँ पे याद रखना है, एक तो बहुउद्देशीय ये पोलावरम सिंचाई परियोजना, नदी कौन सी है, गोदावरी, और ये है कहाँ, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, विशाखापत्तनम, चेन्नई और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे के आर्थिक विकास के लिए पूंजीगत निवेश में अतिरिक्त आवंटन दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। ठीक है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार किया गया है और इसमें बोला गया है कि अब 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। महिला विकास में महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित करने वाली योजनाओं में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटन किया जा चुका है।
जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान शुरू किया जाएगा। ये आपने याद रखना है, किस लिए शुरू किया गया है? जनजाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए, और इससे 63,000 ग्रामों के 5 करोड़ जनजातीय लोगों को लाभ मिलेगा। गांव भी आपने याद रखना है, कितने? 63,000 ग्राम हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में, ये एक और इम्पॉर्टेंट डेटा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की कितनी 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। ठीक है, तो ये डेटा है, 100 प्लस जो हैं शाखाएं स्थापित की जाएंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। इसके द्वारा? भारतीय डाक भुगतान बैंक के द्वारा। फिर है चतुर्थ, विनिर्माण एवं सेवाएं। जो चतुर्थ प्राथमिकता है वो विनिर्माण यानी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से है, उसे देख लेते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत आवधिक ऋण की सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई ऋण के लिए नया आकलन मॉडल का विकास किया जाएगा, जिसमें एमएसएमई के डिजिटल फुटप्रिंटों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बाह्य आकलन के बजाय इन हाउस आकलन किए जाएंगे। ठीक है, ये यूपीएससी के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट डेटा हो जाता है। फिर है कि संकट की अवधि में एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब ये पूछ सकते हैं कि स्पेशल मेंशन अकाउंट की व्यवस्था फिलहाल किसके लिए की जाएगी? तो ये है एमएसएमई को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए। मुद्रा योजना के तहत आपने जो पढ़ा होगा, ठीक है, तरुण श्रेणी में ऋण सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? अब 20 लाख रुपए कर दिया है। जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें तरुण श्रेणी में ऋण सीमा पहले 10 लाख थी, अब कितनी हो गई है? 20 लाख। बेसिकली ये दो मुद्रा योजना आई कब थी? तो ये 2015 में आई थी। ठीक है, 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप की एक व्यापक योजना शुरू की जाएगी। इस योजना में 5,000 प्रतिमाह का इंटर्नशिप भत्ता एवं 12 महीने पर इंटर्नशिप पूर्ण होने पर 6,000 की एक मुफ्त सहायता प्रदान की जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के तहत कितने औद्योगिक पार्क हैं? 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसमें अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो इसमें कौन है? आगरा। ठीक है, जो दो औद्योगिक पार्क हैं वो कहाँ? एक आगरा में और एक प्रयागराज में। ये जरूरी है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, एक तो बजट में 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है और इसमें उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 2। कहाँ हैं? आगरा और प्रयागराज में। खनिज मिशन के तहत घरेलू उत्पादन तथा रिसाइकलिंग और अपतटीय खनन पर जोर दिया जाएगा। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना अनुप्रयोग विकसित किया जाएगा। एलएलपी अर्थात लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जो कि पारंपरिक साझेदारी व्यवसाय को मिलकर बनाया गया है, इसके लिए सीपेस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब सीपेस है क्या? तो सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कारपोरेट एग्जिट। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है 5वां। ठीक है, शहरी विकास। ये प्राथमिकता देख लेते हैं। इसमें है कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। आगामी 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब का विकास किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 100 हैं, 5 वर्ष में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 100 साप्ताहिक बाजार का विकास किया जाएगा। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों का ट्रांजिट यानी पारगमन उन्मुख विकास किया जाएगा। जल आपूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट तथा ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं को बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा वित्तीयन किया जाएगा। ठीक है, आपने याद रखना है। फिर है पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों तथा मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। ये उतना कुछ खास है नहीं, बाकी आपको ये देखना था यहाँ पर। ठीक है, कि 100 साप्ताहिक हाट प्रत्येक वर्ष 100 हैं, 5 वर्षों तक ये किया जाएगा। फिर जो अगला है 6ठी प्राथमिकता यानी ऊर्जा सुरक्षा, इसमें देख लेते हैं कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत, ये आपने याद रखना है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में प्रतिमाह 300 यूनिट तक, ठीक है, प्रतिमाह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम रूफटॉप सोलर प्लांट लगाए जाने की योजना है। आगे है कि नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाई जाएगी। छोटे तथा मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की स्थापना, अनुसंधान और विकास हेतु निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी की जाएगी। 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूएसएससी यानी थर्मल पावर प्लांट की स्थापना में सरकार द्वारा एनटीपीसी एवं भेल को ज्वाइंट संयुक्त उद्यम लगाने में सहायता प्रदान की जाएगी। हार्ड टू एबिट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य, ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आपने कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हो, जो स्पेस इकोनॉमी है, तो इतना कितना पैसा दिया गया है, 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो वीसीएफ है यानी वेंचर कैपिटल फंड अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए कितना है, 1000 करोड़ रुपए का। ये यहाँ पर सिर्फ इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ से निकल के आता है। एक ऊपर प्रतिमाह 300 यूनिट वाला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो ये दो चीज़ें यहाँ से आती हैं।
फिर अगला है 7वां, अगली पीढ़ी का सुधार। सरकार आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाकर रोजगार के अवसरों तथा सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य निश्चित करेगी। अब बाकी इसमें क्या है कि सभी भूखंडों के लिए अनन्य भूखंड पहचान संख्या अथवा भू आधार, जैसे आप अभी आधार देख लें ऐसे जमीनों का भी एक आधार कार्ड बनाया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में जीआईएस मैपिंग के साथ भू अभिलेखों को डिजिटलीकृत किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे क्या है, आगे इसमें कुछ खास है नहीं। आगे 8वीं देख लेते हैं अवसंरचना में। तो अवसंरचना निवेश में वर्ष 2024-25 के बजट में 11,11,11 ठीक है 11,11,111 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो जीडीपी का कितना है 3.4%, यानी अवसंरचना में कितना है 3.4% ऑफ जीडीपी। ठीक, ये हो गया परसेंट के रूप में, और बाकी पैसा आपने याद ही रहेगा 11,11,111 करोड़ रुपए। फिर है राज्यों को दीर्घावधिक ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर मॉडल पर कहाँ, बिहार के एक विष्णुपद मंदिर तथा महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। तो बिहार में कहाँ 2 जगह, एक विष्णुपद मंदिर तथा दूसरा महाबोधि मंदिर में कॉरिडोर का विकास होगा, तथा राजगीर एवं नालंदा को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। ठीक है, ये उद्देश्य है। तो नालंदा तो हो गया है, अभी राजगीर को करना बाकी है। आगे देख लेते हैं नवी प्राथमिकता जो लास्ट है कि निजी क्षेत्र द्वारा 1 लाख करोड़ के वित्तीय पूल द्वारा मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। तो किसके राष्ट्रीय अनुसंधान निधि कौन शुरू करेगा, ये निजी क्षेत्र शुरू कर रहा है। ठीक है, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु एनपीएस वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। ये किसके लिए है, जो अवयस्क यानी जो 18 साल के अभी नहीं हुए हैं। फिर नई पेंशन योजना की भी समीक्षा की जाएगी, वो अभी यूपीएस आई गया है तो उसके हम देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, आगे क्या है, यहाँ पर देखने का कोई फायदा नहीं। अब ये देख लेते हैं कि प्राप्तियों एवं व्ययों का समायोजन। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सरकार का कुल व्यय कितना रहा है, 45,03,097 करोड़ बजट में अनुमानित किया गया था, ये 2023-24 में। आगे देखते हैं कि रुपए में केंद्रीय बजट 2024-25 मतलब 1 रुपये में कितना पैसा मतलब कहाँ जाता है और कहाँ से पैसा आता है। तो ये सारी चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, 1 रुपये में ये पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। जैसे इसमें है उधार और अन्य देयताओं के लिए 27 पैसे, निगम कर के लिए 17 पैसे, आयकर के लिए 19 पैसे, सीमा शुल्क के लिए 4 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क इसके लिए 5 पैसे, माल एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लिए 18 पैसे, कर भिन्न राजस्व के लिए 9 पैसे और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ 1। सारा याद नहीं रखना है, हमें जो टॉप 4 याद रखना है तो उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो उसमें क्या है कि उधार और अन्य देयताएं। ठीक है, ये नंबर 1 पर जहाँ से 27 पैसे रुपए आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, उधार और अन्य देयताएं। उसके बाद नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आता है आयकर। ठीक है, इनकम टैक्स से नंबर 2 पर 19 पैसे आता है। नंबर 3 की बात करें तो आ जाएगा जीएसटी। ठीक है, नंबर 3 पर है जीएसटी और नंबर 4 पर है ये निगम कर कारपोरेट टैक्स। तो कुल मिलाकर रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, नंबर 1 पर उधार और अन्य देयताएं 27 पैसे, उसके बाद आ जाता है आपका इनकम टैक्स वहाँ से 19 पैसे, फिर आ जाता है जीएसटी जहाँ से आता है 18 पैसे, और फिर आता है कारपोरेट टैक्स जहाँ से आता है 17 पैसे। अब यही चीज़ देख लेते हैं कि रुपया जाता कहाँ है। तो पहले हम देख लेते हैं सबका, फिर उसके बाद इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे। तो केंद्रीय आय योजना में 8 पैसे, केंद्रीय क्षेत्र की योजना में 16 पैसे, ब्याज अदायगी 19 पैसे, रक्षा 8 पैसे, आर्थिक सहायता 6 पैसे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9 पैसे, करों और शुल्कों में राज्य का हिस्सा। ठीक है, कितना 21 पैसे, और पेंशन में 4 और अन्य व्यय कितने हैं, इसके 9 हैं। अब हम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में देख लेते हैं। तो जो 1 रुपया है उसमें पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जाता है करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, ये नंबर 1 पर है। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाता है आपका ब्याज अदायगी। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हम देख रहे हैं, तो नंबर 2 पर आ जाएगा ब्याज अदायगी। नंबर 3 पर आपका आ जाएगा केंद्रीय क्षेत्र की योजना। ठीक है, नंबर 3 पर क्या है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, वित्त आयोग और अन्य अंतरण और साथ में अन्य व्यय या दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ये नंबर 4 पे यहाँ पर ज्वाइंट में रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत के जो 4 हैं ये कौन कौन से हैं, नंबर 1 पर आ जाएगा आपका करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, उसके बाद आ जाएगा ब्याज अदायगी, उसके बाद आ जाएगा ये वित्त आयोग, ये तीसरे नंबर पर केंद्रीय क्षेत्र की योजना, और चौथे नंबर पर आ जाएगा आपका वित्त आयोग और अन्य अंतरण या अन्य व्यय। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आपने यहाँ से देख ली हैं कि रुपया आता है वहाँ की 4 जो मदें हैं, और रुपया जाता है वहाँ की जो 4 मदें हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में देख ली हैं। अब आगे देख लेते हैं कुछ इसमें जो भी है कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर।
तो 2024-25 के लिए प्रस्तावित कितना है, 48,20,512 करोड़ के कुल व्यय में 37,09,400 करोड़ राजस्व खाता यानी 76.95%, और जो बाकी 23.05% है ये पूंजीगत खाते में व्यय होगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। संशोधित आकलन इसको सब छोड़ देते हैं, बाकी आगे देख लेते हैं। व्यय की रूपरेखा ये सब हमारे काम का है नहीं। आगे इसमें काम का क्या है, ये है बजटीय घाटा 2024-25, बजटरी डिफिसिट। यहाँ से पूछ लेते हैं कि जीडीपी का कितना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दिया है रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, ये जीडीपी का कितना है, 1.8%। तो 1.8% ऑफ जीडीपी कितना होगा, ये होगा राजस्व घाटा 1.8% ऑफ जीडीपी। बस इतना है आपने याद रखना है। जो प्रभावी राजस्व घाटा होगा ये कितना होगा, ये होगा 0.6% ऑफ जीडीपी। ठीक है, ये 0.6% ऑफ जीडीपी है प्रभावी राजस्व घाटा की बात करें अगर। यहाँ पे चारों चीज़ें एकदम ऐसे कॉलम में दी हैं, इन्हें हम ऐसे देख लेते हैं। जैसे राजकोषीय घाटा ये सबसे ज़्यादा पूछते हैं, तो राजकोषीय घाटा कितना होगा, जीडीपी का 4.9%। राजस्व घाटा 1.8% ऑफ जीडीपी। प्रभावी राजस्व घाटा 0.6% ऑफ जीडीपी, और प्राथमिक घाटा 1.4% ऑफ जीडीपी। तो ये सारी चीज़ें आपने, ये चार डेटा आपने याद रखने हैं। ठीक है, 2023-24 में राजस्व घाटा जीडीपी का 2.9% रहने का अनुमान था। संशोधित अनुमान कितना हुआ, 2.8% का, और 2023-24 का संशोधित प्रभावी राजस्व घाटा 1.8% अनुमानित किया गया है। संशोधित और उस चक्कर में आप ज़्यादा मत फंसिए, आपको बस इतना याद रखना है कि राजकोषीय घाटा 4.9, राजस्व घाटा 1.8, प्रभावी राजस्व घाटा 0.6 और प्राथमिक घाटा 1.4। ये टेबल बस आपने याद रखनी है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं कि जो सब्सिडी है, सब्सिडी से पूछ लेते हैं, ये क्रोनोलॉजी सेट करने को पूछ लेते हैं, तो उसे देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बजट में अनुदान व्यय, ठीक है, करोड़ रुपए में 2024-25 की बात की जा रही है। फूड सब्सिडी की अगर बात करें तो कितना पैसा दिया गया है, 2,05,250 करोड़ रुपए, और ये परसेंटेज में देखें तो ये लगभग 48% है। ठीक है, 47.99%। ये हो जाएगा आपका नंबर 1 पर अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे। फिर उसके बाद आता है उर्वरक अनुदान। ठीक है, उर्वरक अनुदान में कितना है, 1,64,000 करोड़ रुपए दिया गया है, और इसका परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 38.20। ठीक है, ये नंबर 2 पर आ जाएगा। नंबर 3 की बात अगर करें तो ये आ जाएगा आपका ब्याज अनुदान। इसमें जो पैसा दिया गया है वो है 29,550 करोड़ रुपए, और ये परसेंटेज के हिसाब से 6.90। ठीक है, और उसके बाद अन्य अनुदान ये कितना है, 17,697 करोड़, और ये 4.13, ये आ जाएगा 4। तो जो बजट में अनुदान यानी सब्सिडी में जो 4 सबसे बड़ी मदें हैं उनमें देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा खाद्य अनुदान, उसके बाद उर्वरक अनुदान, फिर आता है ब्याज अनुदान, और उसके बाद नंबर 4 पे अन्य अनुदान। ठीक है, आगे देख लेते हैं विदेशी सरकारों को प्रदत्त अनुदान। ये आपने देखना है कि ग्रांट्स गिवन, मतलब ये भारत सरकार ने किन विदेशी सरकारों को अनुदान दिया है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जो देश हैं, और फिर अनुदान ऋण रुपए करोड़ में। पैसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा किसको दिया है, जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं उन्हें देख लेते हैं। नंबर 1 पर भूटान है, मतलब जो ग्रांट्स दिए गए हैं उसमें सबसे नंबर 1 पर कौन है, नंबर 1 पर है भूटान, नंबर 2 पर नेपाल, नंबर 3 पे मालदीव, नंबर 4 पर मॉरिशस, और नंबर 5 पर म्यांमार। ठीक है, ये सारे पड़ोसी देश हैं, उसमें नंबर 1 पर भूटान है, उसके बाद नेपाल है, और फिर आ जाता है नंबर मालदीव का। अब इंटरेस्ट पेमेंट की बात करें, ठीक है, तो ब्याज अदायगी सरकारी खर्च की सबसे बड़ी मद है। 2024-25 के बजट में इसके लिए 11,62,940 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जो कुल बजट का कितना है, 24.12% है। ये आपने याद रखना है। तो ब्याज अदायगी कितनी है, कुल बजट का 24.12%। ठीक है, ये डेटा याद रखना है आपके बस। आगे देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो मध्यम वर्ग के लाभ के लिए आयकर ढांचे में व्यापक परिवर्तन बजट में किए गए। 2020-21 में शुरू की गई नई आयकर प्रणाली को बढ़ावा देते हुए इसमें आयकर में छूट के लिए आय की सीमा को 7 लाख से 7.75 लाख किया गया। मतलब पहले 7 लाख था, अब कितना कर दिया गया है, 7.75 लाख। कर स्लैब्स की संख्या को 6 किया गया है। आपने ये याद रखना है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिमाग से उतर सकता है। जो कर स्लैब्स हैं, ठीक है, वो कितनी है, 6 हैं, ये आपने याद रखना है। फिर है बजट 2024-25 के प्रावधानों में नई कर प्रणाली के तहत 7.75 लाख तक की आय कर मुक्त होगी, किंतु अगर 7.75 लाख यानी 7.75 लाख से अगर 1 रुपया भी ज़्यादा है तो जो आपकी कर योग्य आय है उसकी गणना 3 लाख से ऊपर की आय पर की जाएगी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 2024-25 के बजट प्रावधान में अब वेतन भोगियों को 75,000 तक की मानक कटौती यानी स्टैंडर्ड डिडक्शन अनुमन्य। पेंशन भोगियों के लिए कितना है, 25,000 तक, और जो वेतन भोगी हैं उनके लिए 75,000 तक की मानक कटौती की व्यवस्था की गई है। तो कुल मिला के बस इतना ही है। बाकी आगे देख लेते हैं। बाकी है
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस की दर को बढ़ाकर कितना किया गया है, 12.5% कर दिया गया है। ये आपने याद रखना है। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस है इसकी जो दर है वो 12.5% हो गई है अब, जो पहले कितनी थी 10, यानी 2.5% बढ़ा दिया गया है। इसी तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस STCG टैक्स को भी 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया। अब ये होता क्या है, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल ये होता है, मान लीजिए आपने कोई प्लॉट खरीदा, अगर आपने उसको 1 साल के अंदर बेच दिया तो इसमें आपको 20% टैक्स देना होगा, ठीक है। और अगर आपने उसको 1 साल के बाद यानी 12 महीने के बाद बेचा है तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना, ये टैक्स देना होगा, और ये कितना होगा 12.5%। यानी 1 साल के भीतर शेयर बेचने पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, जबकि 1 साल बाद ऐसा करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये जो दी हैं स्लैब एक दृष्टि में कितनी है, अभी आपको मैंने पहले बताया 6 है। अब एक बार देख लेते हैं, जैसे 0 से 3 लाख रुपए तक कितना है, 0 है। 3 से 6 लाख रुपए तक 5%, ठीक। 10% है 6 से 9 लाख रुपए तक। और अब प्रस्तावित स्लैब कितनी है, 7 से 10 लाख रुपए तक। फिर है 9 से 12 लाख रुपए तक कितना है, 15%। 12 से 15 20%, और 15 से ऊपर 30%। सभी तरह के एंजल टैक्स समाप्त किए जाएंगे। ज्ञातव्य है कि जब कोई कंपनी, गैर सूचीबद्ध कंपनी, निवेशकों को शेयर जारी करके पैसा जुटाती है तो उस पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहा जाता है। इसको इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे सिविल सेवक जो मेरा चैनल है वो मान लीजिए एक फर्म है, और फर्म में ये शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो अगर जैसे आप लोगों ने मेंबरशिप ज्वाइन की और मैंने आपको कुछ शेयर जारी किए, तो उन शेयर जारी करने जो पैसा मुझे मिलेगा उस पर जो टैक्स लगता था उसको बोलते हैं एंजल टैक्स, ठीक है। अब उसे समाप्त कर दिया गया है। फिर है विदेशी पूंजी आकर्षित करने के उद्देश्य से विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट कर दर 40% से घटाकर 35% तक की जाएगी। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात। तो अप्रत्यक्ष करों को उद्योगों के अनुकूल बनाने का प्रयास 2024-25 के बजट में किया गया है। अब सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का हिस्सा, इसे भी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कर का हिस्सा कितना है, आयकर का है, कितना 30.91%, ठीक है। अगर करों की बात की जाए सकल कर राजस्व में तो आयकर का सबसे ज़्यादा है 30.91%। उसके बाद आ जाता है GST का, ये है 27.65%, ठीक है। नंबर 1 पर आयकर, नंबर 2 पर GST, और नंबर 3 पर आ जाएगा कारपोरेट टैक्स 26.56%। ये आपने याद रखना है। और नंबर 4 पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो है 8.30%। तो ये जो शीर्ष 4 हैं इन्हें हमने देख लिया, आयकर, GST, निगम कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी बनाने को पूछा भी गया है पहले भी, तो इसे याद रखना है आपने। फिर आगे देख लेते हैं मोबाइल फ़ोन, मोबाइल PCBA तथा मोबाइल चार्जर पर बेसिक सीमा शुल्क घटाकर 15%, जबकि टेलीकॉम PCBA पर बेसिक सीमा शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया गया है। यानी टेलीकॉम जो PCBA है इसमें बेसिक सीमा शुल्क पहले 10% था, अब इसमें 15% कर दिया गया है, ठीक है। 25 आवश्यक खनिजों को सीमा शुल्क से पूर्णतः मुक्त कर दिया गया है। स्पेंडेक्स यान के विनिर्माण के लिए मिथाइलिन डाईफिनाइल डाई आइसोसाइनेट, अब ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो नहीं है यार, छोड़ देते हैं इसको। सोना और चांदी पर, ये इंपॉर्टेंट है कि सोना और चांदी पर सीमा शुल्क कम करते हुए उसे 6% और प्लेटिनम पर 6.4% कर दिया गया है। ऐसे पूछ सकते हैं कि सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों पे घटा दिया गया, लेकिन नहीं, सोना और चांदी पर सीमा शुल्क कम किया गया, जबकि प्लेटिनम में कितना 6.4 कर दिया गया है। फिर है ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प तथा फिश फीड पर BCD को 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। अब कर राजस्व का रुझान GDP के प्रतिशत के रूप में, ठीक। सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो सकल कर राजस्व हो गया आपका ये 11.8, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा आता है 6.8 आता है प्रत्यक्ष कर से, ठीक है, प्रतिशत के रूप में। तो GDP के जो डायरेक्ट टैक्स है वो कितना है 6.8% ऑफ GDP, ये आपने याद रखना है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो 6.8% ऑफ GDP बजट अनुमानित है ये, और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 5% ऑफ GDP, ठीक है। ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है डेटा। फिर आगे देख लेते हैं अन्य प्रमुख जो बजटीय घोषणाएं हुई हैं, जैसे PM गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। शहरों में प्रभावशाली और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट तैयार की जाएंगी, इससे किराए के लिए घरों की उपलब्धता बढ़ेगी। औद्योगिक श्रमिकों के लिए PPP मॉडल से छात्रावास जैसी सुविधा में की व्यवस्था की जाएगी। जल स्रोत एवं नदियों के विकास तथा गंगा की सफाई के लिए कितना पैसा दिया गया है, ये दिया है 30,233 करोड़ रुपए, ठीक है। ये आपने डेटा याद रखना है कि जल स्रोत एवं नदियों के विकास तथा गंगा की सफाई के लिए ये पैसा दिया गया, और पिछले वर्ष दिया गया था 19,516 करोड़ रुपए, तो यानी इसमें वृद्धि हुई है।
बजट में बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितना पैसा दिया गया है? 11,500 करोड़ रुपए। ये बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजनाओं के लिए है। शिक्षा, रोजगार व कौशल के लिए, शिक्षा, रोजगार व कौशल के लिए कितना है? 1.48 लाख करोड़ रुपए। ठीक है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, हमने शुरुआत में देखा था। 5 वर्ष में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय को 90,958.63 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपने डेटा याद रखना है कि 90,958 करोड़ रुपए दिए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय को। अब आगे देख लेते हैं। अब ये प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय किया गया है कि किस योजना पर कितना ज़्यादा पैसा दिया गया है, उसे हम देख लेते हैं। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये कब शुरू हुई थी? 2007। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू हुई थी और उसको पैसा दिया गया है 7,553 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, पीएम पोषण, पहले इसको क्या बोलते थे? मिड डे मील। और एक मिड डे मील कब शुरू हुआ था? 1995 में। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि मिड डे मील किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू हुआ था। इसको कितना पैसा मिला है? 12,467 करोड़ रुपया मिला है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसका नाम है पीएम अजय, ये कब शुरू हुई है? 2021-22 में ये योजना शुरू हुई है और इसको दिया है 2140 करोड़ रुपए। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। मैचिंग में योजनाएं पूछी जाती हैं कि कब शुरू हुई हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इनकी डिटेल लिख दी है। तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 7300 करोड़ रुपए से मिला है। फिर आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2015, इसे दिया गया है 30,171 करोड़ रुपए। ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू कब हुई थी? 2015 में। अमृत, जिसका फुल फॉर्म है अटल पुनरुज्जीवन और शहरी सुधार मिशन, ये जून 2015 में शुरू हुई थी और इसको दिया गया है 8,000 करोड़ रुपए। फिर आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जब कोविड टाइम आया था उस टाइम पे शुरू की गई थी अप्रैल 2020 में और इसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला है 2,05,250 करोड़ रुपए इसको मिला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को। आगे है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान जो 2019 में शुरू हुई थी, इसे कितना दिया गया है? 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है। पीएम विश्वकर्मा, ये 17 सितंबर 2023 को शुरू हुई थी, मतलब आज से 1 साल पहले, और इसे दिया गया है 4800 करोड़ रुपए। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसे बोलते हैं कुसुम, 2019 में शुरू हुआ था और इसे 1996 करोड़ रुपए दिए गए हैं। सौर ऊर्जा ग्रिड, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए। फिर है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये इसी साल जनवरी में शुरू हुई है, 22 जनवरी 2024 को शुरू हुई है योजना और इसे 6,250 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, 10 सितंबर 2020 को शुरू हुई कोविड टाइम पे लगभग, और ये 2,352 करोड़ रुपए इसे दिया गया। फिर है सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0, समावेशी ICDS आंगनबाड़ी सेवाएं किशोरियों के लिए, तो 21,200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है। बाकी ये आपने योजना पढ़ी होंगी जो आंगनबाड़ी इनका सबका नया संस्करण वगैरह है। फिर आगे देख लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था और इसे 7,192 करोड़ रुपए दिया गया है। न्यू इंटर्नशिप प्रोग्राम 2,000 करोड़ रुपए। फिर है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा 2006 में शुरू हुआ था और इसे कितना पैसा मिला है? 86,000 करोड़ रुपए मिला है मनरेगा को। ठीक है। आगे है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में हुई थी स्टार्ट ये, और इसे 19,000 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में शुरू हुई थी और इसे 15,047 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को योजना शुरू हुई थी और इसे 54,500 करोड़ रुपए मिले हैं। फिर है वाटरशेड विकास घटक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ये 2,501 रुपये, और ये भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI को कितना मिला है? 1,68,464 करोड़ रुपए। ठीक है, ये बस इतना याद रखना है, NHAI को पैसा मिला, ये योजना वगैरह नहीं है। इसमें एक योजना छूटी हुई है, वो है जल जीवन मिशन, ठीक है, 2019 में शुरू हुई थी और इसे कितना मिला है? 70,163 करोड़ रुपए मिला है। तो अब जो टॉप मोस्ट योजनाएं हैं, मतलब ये जितनी योजनाओं पे पैसा दिया गया है, इनकी क्रोनोलॉजी सेट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिला है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2020 में शुरू हुई थी, कितना? 2,05,250 करोड़ रुपए। फिर नंबर 2 पर कौन है? मनरेगा, जिसे 86,000 करोड़ रुपए मिला है। नंबर 3 पर है जल जीवन मिशन, 2019 में शुरू हुआ था और इसे 70,163 करोड़ रुपए मिले हैं। इसके अलावा नंबर 4 पर कौन है? नंबर 4 पर है पीएम किसान, 2019 में शुरू हुई थी और इसे दिया गया है 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये पूरा डेटा हो गया और इसे मैं अपने चैनल पे शेयर भी करूंगा PDF, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। फिर आगे देख सकते हैं कि महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया गया है।
बजट में महिला विशेष कौशल कार्यक्रमों की शुरुआत की रूपरेखा तैयार की गई है। अब अगर रेल बजट की बात करें तो करोड़ रुपए में ये पैसा दिया गया है, मगर सकल यातायात प्राप्तियाँ कितनी हुई हैं? 2,78,100 करोड़ रुपए। ठीक है, 2,78,100 ये है इनकी टोटल बजट अनुमान सकल यातायात प्राप्तियाँ, जिसमें यात्री से कितना होगा? 80,000 करोड़ रुपए यात्रियों से प्राप्त होगा, और जो माल भाड़ा है 1,80,000 माल भाड़े से प्राप्त होगा। तो आपने बस ये याद रखना है बेसिकली कि माल भाड़े से रेलवे को ज़्यादा मिलता है बजाय यात्री गाड़ी से। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि बजट में किसान और ग्रामीण विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, और ग्रामीण विकास मंत्रालय को कितना? 1,77,566 रुपया आवंटित किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए देश के 100 शहरों में प्लग एंड प्ले वाले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने शहरों में, कितने देश के कितने शहरों में प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो 100 शहरों में। ठीक है, इसके साथ एमएसएमई को आसानी से लोन उपलब्ध कराने के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड बनाया जाएगा, जिसमें 100 करोड़ रुपए तक के लोन की गारंटी होगी। हर महीने 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का जीएसटी संग्रह, सरकारी कंपनियों से मिलने वाले लाभांश में भी भारी वृद्धि का असर सरकारी खजाने पर साफ दिख रहा है। और वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटे को कितना? 0.9%। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा 4.9% ऑफ जीडीपी रखने की बात की है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, 4.9% ऑफ जीडीपी रखने की बात की है राजकोषीय घाटा, और जबकि 2025-26 में कितना करने की बात की है? 4.5%। तो ये आपने याद रखना है कि अभी जो है बेसिकली रखा है 4.9% ऑफ जीडीपी, जबकि 2025-26 में बोला है, मतलब अगले साल बोला है 4.5% तक आने का। फिर है रेलवे की सकल यातायात प्राप्तियाँ 2,78,100 हमने ऊपर देख ही लिया है, तो इसे छोड़ देते हैं। फिर है 40,000, ये याद रखना है आपने कि 40,000 सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा। संख्या कितनी है? 40,000। अब विभिन्न मदों पर केंद्र सरकार के प्रस्तावित व्यय, ठीक है, केंद्र सरकार कहाँ कहाँ व्यय करेगी वो देख लेते हैं कि रक्षा में कितना, ये मैचिंग के लिए आया था 2023 में क्वेश्चन, ऐसे याद रखना है कि रक्षा के लिए कितना है? 4,54,773, ये सारी राशि करोड़ में है। ठीक है, रक्षा के लिए है 4,54,773, पेंशन में है 2,43,296, तो कुल मिला के रक्षा का जितना है उतना पेंशन का आधा है लगभग। ठीक है, अनुदान की बात करें सब्सिडी, तो सब्सिडी, खाद्य सब्सिडी दी जा रही है 2,05,250 करोड़ रुपए, उर्वरक पे 1,64,000 करोड़ रुपए, और पेट्रोलियम पे 11,925 करोड़ रुपए। ठीक है, तो टोटल कितनी है? 3,81,175 करोड़ रुपए। सारे नहीं, कुछ देख लेते हैं। जैसे कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए कितना है? 1,51,851 करोड़ रुपए है कृषि और उससे संबंधित क्रियाकलाप के लिए। ठीक है, शिक्षा के लिए कितना है? 1,25,638, ये याद रखना है। शिक्षा के लिए कितना है? 1,25,638 करोड़ रुपए। ऊर्जा के लिए 68,769 रुपये, 769 करोड़ रुपए। ठीक है, फिर स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में कितना है? 89,287 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य में कितना है? 89,287 करोड़ रुपए। ब्याज, ठीक है, ब्याज कितना है? 11,62,940 करोड़ रुपए। तो सबसे ज़्यादा अभी क्या है? ब्याज। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं ग्रामीण विकास, तो ग्रामीण विकास पे है 2,65,808 करोड़ रुपए, और राज्यों का अंतरण कितना है? 3,22,787 करोड़ रुपए। परिवहन में है 5,44,128 करोड़ रुपए। तो ये टोटल कितना बनता है? 48,20,512। तो ये टोटल कुछ है, आप इसको 2-3 बार देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये तो पीडीएफ मैं अपने चैनल पे सेंड ही करूँगा, तो आप वहाँ से फिर से देख लेना। आगे देख लेते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को 2024-25 के बजट में 13,539 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, और यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से कितना? 37% अधिक है। बस, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्रालय प्रौद्योगिकी, इसमें क्या है कि इस मंत्रालय के लिए 2024-25 के बजटीय आवंटन में 52% की बढ़ोतरी हुई है। बस इतना ही है यार इसमें तो। फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन, खनिज मिशन क्रिटिकल मिनरल के तहत सरकार ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक व टेलीकॉम से जुड़े उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लिथियम, कोबाल्ट समेत 25 अहम खनिजों के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। एक तो लिथियम को और एक कोबाल्ट, उसके अलावा जो अन्य 25 अहम खनिज हैं। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट को छोड़कर शेष खनिजों पर पहले 2.5 से 10% के बीच में सीमा शुल्क था। सिलिकॉन क्वार्ट्ज और सिलिकॉन डाइऑक्साइड पर सीमा शुल्क 5 से 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। ग्रेफाइट के लिए भी सीमा शुल्क घटाकर 2.5% कर दिया गया है। इतना काम का नहीं है, पूछेंगे नहीं, अगर पूछ लें तो आप पीडीएफ से देख लेना। बाकी ये याद रखना, जो कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, ठीक है, कैंसर की 3 दवाइयाँ हैं, ट्रेस्टुजुमाब, डिरुक्सटिकेन,
ओस्मिरटिनिब और डुरालुमैब, ये 3 दवाई हैं, ठीक है। इन्हें सीमा शुल्क से पूरी तरह मुक्ति मिल गई है। अब परीक्षा दृष्टि देख लेते हैं, तो इन्होंने कुछ वन लाइनर में दे दिया है ना, उसे देख लेते हैं। जैसे केंद्रीय बजट 2024-25 का कुल आकार कितना है, तो आकार है 48,20,512 करोड़ रुपए। वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान 2024-25 में पूंजीगत व्यय में कितनी वृद्धि हुई है, तो 16.9% की वृद्धि हुई है पूंजीगत व्यय में। 2024 के बजट में कुल पूंजीगत व्यय कितना है और यह जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो अगर पैसों के मामले में बात की जाए तो टोटल कितना है, 11.11 लाख करोड़ रुपए, ठीक। ये है पूंजीगत व्यय पैसे में, और जीडीपी का प्रतिशत है 3.4%। तो ये आपने याद रखना है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की कुल अंतरण कितना है, तो 23.49 लाख करोड़ रुपए है ये। बजट 2024-25 में संघ के बजट खातों का घटता हुआ अनुक्रम, अब ये आपने देख लेना है, फिर से रिवीजन हो जाएगा। जैसे राजकोषीय घाटा कितना है, जीडीपी का 4.9%, राजस्व घाटा जीडीपी का 1.8%, प्राथमिक घाटा जीडीपी का 1.4%, और प्रभावी राजस्व घाटा हमने देखा था 0.6 के आसपास, ठीक है। फिर बजट 2024-25 में केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं पर कितना व्यय निर्धारित किया गया है, तो 15,16,176 करोड़, 15,16,176 करोड़ रुपए हुआ है, जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, ठीक। फिर आयोजना भिन्न व्यय कितना अनुमानित है, 7,83,678। ये इंपॉर्टेंट है कि 2024-25 के बजट में केंद्र के सकल कर राजस्व में विभिन्न करों का घटता हुआ क्रम, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। तो उसमें क्या है, सबसे पहले आयकर आता है, फिर जीएसटी, फिर निगम कर, और उसके बाद उत्पाद शुल्क, और लास्ट में सीमा शुल्क, ठीक है। 2024-25 के बजट अनुमानों में सकल कर राजस्व से जीडीपी का कितना प्रतिशत है, 11.8% है सकल कर राजस्व। बजट 2024-25 में कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का योगदान जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो प्रत्यक्ष का हमने देखा था कितना है, 6.8%, प्रत्यक्ष का है 6.8% ऑफ जीडीपी, ठीक है। 6.8% ऑफ जीडीपी है प्रत्यक्ष कर, और जो अप्रत्यक्ष है यानी इनडायरेक्ट टैक्स का कितना है, 5.0 यानी 5% ऑफ जीडीपी। बजट 2024-25 में सरकार की प्राप्तियों के शीर्ष 4 प्रमुख स्रोत कौन है, मतलब वो जहां हमने देखा था कि पैसा कहां से आता है, तो सबसे पहले क्या था, उधार और अन्य देयताएं 27%, उसके बाद आयकर 19%, जीएसटी एवं अन्य कर 18% और निगम कर 17%। फिर 2024-25 के बजटीय प्रावधानों में केंद्र के व्यय की शीर्ष 3 मदें जहां पैसा जाता है, तो उसमें करों एवं शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 21%, ब्याज अदायगी उसके बाद 19%, फिर उसके बाद है केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, तो 16%। ये हमने वहाँ भी डिटेल में देखा था डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहाँ फिर से रिवीजन हो गया। आगे है कि 2024-25 के बजट में प्रदत्त शीर्ष सब्सिडी किस किस क्षेत्र में दी गई हैं, जैसे खाद्य में, उर्वरक एवं ब्याज अनुदान। तो ये तीनों जो हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हैं, नंबर 1 पे खाद्य, फिर उर्वरक और फिर ब्याज अनुदान। 2024-25 बजट में किस योजना पर परिव्यय सर्वाधिक है और यह कितना है, तो सबसे ज़्यादा अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो 2020 में शुरू हुई थी, और इसके लिए कितना है, 2,05,250 लाख करोड़ रुपए। सरकार के समस्त आय में से कितना प्रतिशत भाग आर्थिक अनुदान, सब्सिडी और रक्षा में व्यय होगा, तो सब्सिडी में कितना है, 6%, ठीक है। समस्त आय का 6% होगा सब्सिडी में, और रक्षा में होगा 8% होगा रक्षा में। फिर बजट 2024-25 के प्रावधानों में राजस्व खाते पर व्यय कितना है, तो ये है 76.95%। आगे देख लेते हैं 2024-25 के केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान पर कितना परिव्यय होगा। ये योजना कब आई थी, 2019 में आई थी, और इसमें होगा 60,000 करोड़ रुपए। फिर है पूर्वोदय योजना, हमने देखा था 5 स्टेट वहाँ पर, तो पूर्वोदय योजना देश के पूर्वी क्षेत्र के चतुर्दिक विकास हेतु है। बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना में कितने गांवों को शामिल किया गया है, वहाँ पर बताया भी था, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 63,000 ग्रामों को शामिल किया गया है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना में। केंद्रीय बजट 2024-25 में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की दर कितनी कर दी गई है, ये याद रखना है, पहले 40% थी, ठीक है, उससे घटाकर कितनी कर दी गई है, 35%। मुद्रा लोन की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, जैसे हमने देखा था कि तरुण वाली जो थी पहले 10 लाख की थी, अब उसको 20 लाख कर दिया है। केंद्रीय बजट 2024-25 में केंद्र के कुल व्यय में पेंशन का कितने प्रतिशत योगदान है, तो पेंशन का योगदान है 4%। केंद्रीय बजट 2024 में कितने मुख्य विषय हैं और कौन कौन, तो 4 मुख्य विषय हैं बजट में, कौन कौन है, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। अब देख लेते हैं आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था की स्थिति शामिल है, देश का मध्यावधि विकास परिदृश्य, राजकोषीय विकास, वैदेशिक क्षेत्र,
मौद्रिक प्रबंधन, कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र आदि की स्थिति का विश्लेषण इसमें किया गया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार ये डेटा आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इसमें बहुत सारा डेटा ऐसा मिलेगा जो हम अपने आंसर राइटिंग ऐसे या कहीं भी कोट कर सकते हैं, इवन प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर, ठीक है, वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीवीए में कृषि यानी प्राथमिक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर की हिस्सेदारी कितनी है वित्त वर्ष 2023-24 में? तो कृषि की है, जीवीए की है 17.7% समग्र जीवीए में। ठीक है, एग्रीकल्चर का कितना है? एग्रीकल्चर का आपका हो जाएगा 17.7%। और सेकेंडरी सेक्टर की बात की जाए तो कितनी है, यानी उद्योग की, तो यह है 27.6%। और टर्सरी सेक्टर की बात की जाए तो कितनी है? 54.7%। ठीक, तो ये डेटा आपने ऐसे ही याद रखना है। सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सेवा सेक्टर की। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार मौजूदा डॉलर के मापदंड के अनुरूप भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जुलाई 2024 में IMF द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की नॉमिनल जीडीपी, ये आपने याद रखना है, भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग कितनी है? 3.9 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, जुलाई 2024 की बात हो रही है। फिर आर्थिक सर्वे में वित्त वर्ष 2024-25 में स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर 6.5 से 7% अनुमानित है। ठीक है, किस पे? स्थिर कीमतों पर। स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि दर कितनी है? 6.5 से 7% अनुमानित है, जबकि 2023-24 के अंतिम अनुमानों में स्थिर कीमतों पर जीडीपी की वृद्धि 8.2% थी। आपने यहाँ तक ही याद रखना है। ठीक है, कितनी मानी गई है? 6.5 से 7%। अब देख लेते हैं प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि वाला। तो इसमें कुछ डेटा है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कृषि क्षेत्र की चर्चा करते हुए कहा गया है, यह क्षेत्र देश की 42.3% आबादी की आजीविका का स्रोत है। वर्तमान मूल्यों पर अगर देश के समग्र जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी देखी जाए, ठीक है, तो 2022-23 में ये 18.2% थी, और जबकि 2023-24 में कितनी है? 17.7%। मतलब कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी में गिरावट हुई है। पिछले 5 वर्षों के दौरान अगर बात करें तो कृषि क्षेत्र में औसत वार्षिक वृद्धि दर 4.18% है। ठीक है, जबकि 2023-24 में यह वृद्धि दर 1.4% दर्ज की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। 2022-23 में वर्तमान मूल्यों पर कृषि जीवीए में फसल क्षेत्र यानी क्रॉप्स की हिस्सेदारी कितनी थी? 55.28%, जबकि संबद्ध गति यानी पशुधन और मत्स्यन, तो पशुधन की थी 30.23%, जबकि मत्स्यन की थी 7.25%। ठीक है, पशुधन की कितनी थी? 30.23% समग्र जीवीए में, अगर इसकी बात करें अलग से, ठीक है, कृषि जीवीए में, और मत्स्यन की है आपकी 7.25%। ऐसे आपने याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है भारत। ठीक है, भारत चावल, गेहूं, कपास और गन्ना सहित अन्य फसलों का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन कौन सी फसलें हैं, ऐसे पूछ लेते हैं, निम्नलिखित में से किन किन फसलों में भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल में है, गेहूं में है, कपास में है और गन्ना। ठीक, उसके साथ दूध, दाल और मसालों यानी दूध, दाल और मसालों के उत्पादन में विश्व में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो रीज़न दिया है कि क्यों ऐसा हो रहा है, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया है, जैसे कि देश में फसल उत्पादकता अन्य प्रमुख देशों के उत्पादनों की तुलना में बहुत कम है, जिसका प्रमुख कारण क्या है? खंडित भूमि जोत, कम कृषि निवेश, न्यूनतम कृषि मशीनीकरण, विपणन के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचा तथा मानसून पर निर्भरता। अब इसमें सुधार लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए कि फसल की पशुधन उत्पादकता बढ़ाने, फसल की सघनता बढ़ाने, कृषि विविधीकरण एवं वैकल्पिक तथा जैविक उर्वरकों का प्रयोग जैसी ये चीज़ें इन्होंने सुधार पक्ष दिया है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार 2022-23 में खाद्यान्न उत्पाद 329.7 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर पर था, परंतु विलंबित मानसून के कारण 2023-24 में अगर बात करें तो ये घटकर कितना हो गया है? 328.9 मिलियन टन हो गया। मतलब इस साल गिरावट हुई है। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर आर्थिक समीक्षा एक दृष्टि में थोड़ा दिया है शॉर्ट में, वो देख लेते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में संसार की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। भारत क्रय शक्ति यानी PPP में तीसरे, ठीक है, क्रय शक्ति क्षमता में तीसरे और विनिमय दर के मामले में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। RBI द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुद्रास्फीति 4.5%, ये आपने याद रखना है कि RBI ने अनुमान लगाया है 2024-25 में जो इन्फ्लेशन होगी वो 4.5%, तथा वित्त वर्ष 2025-26 में 4.1% रहने का अनुमान व्यक्त किया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। सर्वे में चीन से FDI में वृद्धि को बताया गया है, जो कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी बढ़ा सकता है।
आर्थिक सर्वे में 54% बीमारियों के लिए अस्वास्थ्यकारी आहार को जिम्मेदार ठहराया गया है और माना गया है कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें कहा गया है कि जनसंख्या अनुपात में वृद्धि के साथ कोरोना महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी में गिरावट दर्ज की जा रही है। ये आपने याद रखना है कि इनके हिसाब से बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है कोरोना महामारी के बाद से। मार्च 2024 में 15 आयु वर्ग के लिए शहरी बेरोजगारी दर पिछले वर्ष के 6.8% से घटकर 6.7% पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी बेरोजगारी घट गई है, जैसा आप देख सकते हैं 6.8 से 6.7 हो गई है। फिर है भारत के कुल कार्यबल में करीब 57% का योगदान स्वरोजगार क्षेत्र का है। ये आपने याद रखना है डेटा। अब युवा बेरोजगारी दर की बात करें तो 2017-18 में युवा बेरोजगारी दर कितनी थी? युवा बेरोजगारी दर थी 17-18 में 17.8% और 2022-23 में कितनी आ गई है? 10% पर आ गई है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें गिरावट हुई है, ये आप आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। जब आप आंसर लिखेंगे तो यहीं से आपको डेटा मिल जाएगा। फिर है आर्थिक सर्वे के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 8.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। सर्वे में कहा गया है कि सरकार का पूरा फोकस राज्यों की क्षमता बढ़ाने पर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। तो इसमें क्या है कि तिलहन एवं पाम ऑयल के कारण सभी तिलहनों के कुल कवरेज क्षेत्र में वृद्धि हुई है। तो इस मिशन के कारण क्या हुआ है कि जो तिलहन एवं पाम ऑयल का था उसमें तिलहनों के कुल कवरेज क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो 2014-15 में 25.60 मिलियन हेक्टेयर से 17.5% वृद्धि हो गई है। यहाँ पर 2023-24 में कितना हो गया? 30.08 मिलियन हेक्टेयर हो गया, मतलब इसमें वृद्धि हुई है तिलहन सेक्टर में। तथा आयातित खाद्य तेल का प्रतिशत हिस्सा 2015-16 में कितना था? 63.2 था। ठीक है, जो खाद्य तेल हम आयात करते थे 2015-16 में 63.2% था, 2022-23 में कितना हो गया? 57.3% हो गया है। तो ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की उपलब्धता है ना। आगे है कि भारतीय कृषि में सीमांत एवं लघु किसानों का वर्चस्व बना हुआ है। लगभग 89.4% कृषि परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये आप डेटा याद रखना है कि लगभग 89, ठीक है, कितने प्रतिशत? लगभग 89.4% कृषि परिवारों के पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। सरकार के प्रयासों से कृषि में गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी कितनी है? 2021-22 में 23.50% थी। ठीक, ये आपने याद रखना है। गैर संस्थागत ऋण मतलब ये बैंकों से नहीं, जो इधर उधर से पैसा लेते रहते थे। आगे दिया है, आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो यहाँ पे। अभी ये ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर। ये ग्राफ से हम कई सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आप ये ग्राफ देखिएगा, जैसे जीडीपी वृद्धि दर 2021-22 में कितनी थी? ठीक, यहाँ से देखते हैं 2020-21 से यहाँ दिया है 2020-21 से 2024-25 तक। तो 2020-21 में -5.8 है ना। तो एक साल ये कोविड की वजह से माइनस में गई थी। फिर 21-22 में इसने बूम किया और ये 9.7 पहुँच गई। फिर 7.0 आ गई 22-23 में। फिर 2023-24 में कितना आ गया है? 8.2 सॉरी। फिर 2024-25 में कितना है? 6.5 से 7। ठीक है, ये आरबीआई ने भी अनुमान लगाया है। तो बेसिकली अगर ऐसा ये कुछ सेंटेंस बन जाता है कि पिछले 5 वर्षों में भारत की जीडीपी वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। ठीक है, तो लगातार तो नहीं बढ़ी है, यहाँ पे देखिए एकदम से कम हुई, फिर बढ़ी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी और फिर भी कम हुई है 2024-25 में। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऐसे आपने याद रखना है, घाटा बढ़ा हुआ है पर लगातार वृद्धि नहीं हुई है। अब राजकोषीय घाटा जीडीपी का प्रतिशत देखते हैं। 2020-21 में कितना था? 9.2 था। ठीक है, राजकोषीय घाटा जीडीपी के। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, उसको देखेंगे। ठीक है, 20-21 में 9.2 था। 2021-22 में कितना था? 6.7। 2022-23 में कितना था? 6.4 और अभी 23-24 में 5.6 की बात की गई है और 24-25 में कितना? 4.9 लाने की बात कही गई है। ठीक है, तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि जीडीपी के प्रतिशत रूप में राजकोषीय घाटा पिछले 4 वर्षों में लगातार गिरावट, मतलब उसमें लगातार गिरावट हुई है। तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, लगातार यहाँ पर आपको गिरावट दिख रही है। तो ये आपने ये स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। अब अगर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 2020-21 में कितना था? 577। फिर 21-22 में कितना है? 607.3। 2022-23 में कितना है? 578 और फिर 23-24 में बूम करता है 646 पे। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं लगातार वृद्धि नहीं हुई। यहाँ पहले वृद्धि हुई, फिर कमी हुई, फिर वृद्धि हुई है। ठीक है, तो ऐसे आप इसे देख सकते हैं। अब ऐसे पूछ सकते हैं कि लगातार नहीं, लेकिन वो रेस्पेक्टिवली वृद्धि और कमी हुई है, तो ऐसे स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन अगर लगातार बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा।
अब खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 20-21 में अगर देखें तो 310.7 मिलियन टन था, 21-22 में 315.6 है, 22-23 में 329.7 और 23-24 में कितना है 328.9। तो पिछले 4 वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि आप 23-24 की अगर बात देखेंगे तो यहाँ पर आपको कमी नजर आएगी। यहाँ 329.7 था, जबकि यहाँ कितना हो गया 328.9। ठीक है, तो लगातार वृद्धि नहीं है ये। अब अगर औद्योगिक वृद्धि दर की बात करें, जैसे स्थिर मूल्य पर वृद्धि दर, तो पिछले 4 साल में आप देखो ये कोविड टाइम पे निगेटिव में थी, फिर बूम किया, फिर एकदम से नीचे गई और फिर बूम किया। ठीक, तो क्या हुआ कि लगातार इसमें भी वृद्धि नहीं हुई है। यही सेम चीज़ अगर आप सेवा सेक्टर में देखोगे तो कोविड टाइम पे -8.4 थी। ठीक है, यहाँ पर लगातार वृद्धि यहाँ भी नहीं हुई, फिर बूम किया 9.2, फिर बूम किया 10 पे पहुँची, उसके बाद लो चली गई, तो ये 7.6 हो गई 2023-24। पूंजी व्यय की बात करें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, तो पूंजी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है। ठीक है, जीडीपी के प्रतिशत रूप में पूंजी व्यय में लगातार वृद्धि हुई है पिछले 4 साल में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 2.1, फिर 2.5, फिर 2.7 और फिर 3.2। अब आगे इसमें क्या है, जैसे अब आयात की बात की जा रही है। ठीक है, आयात आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें दिया है आयात का आंकड़ा 2020-21 में, तो आयात पहले कितना था 394.4, फिर यहाँ पर आपको ये बढ़ता हुआ ही नज़र आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कमी दिखेगी। ठीक है, ये ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यहाँ पे भी पिछले 4 साल में आयात जो है वो बढ़ा नहीं है। ठीक है, आयात में कमी आई है, ये आपने देखा। यहाँ सेम चीज़ आप इसमें भी देख सकते हैं कि निर्यात में भी कमी आई है, ये ऐसे ऐसे जाना, अभी फिर ये लो नीचे जाने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, वो आप देखते नहीं हैं, लेकिन जो और सारे वीडियो बनते हैं ना कि बस आंकड़ा दिखा दो आंकड़ा दिखा दो, तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। फिर जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो मोए मोए हो जाता है कि अरे ये पेपर ये कहाँ क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो ये ग्राफ से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इसको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों की वृद्धि प्रतिशत में। ये इतना डेटा छोड़ दो, आप 2022-23 में आ जाओ खाली। जैसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की बात करें तो कितनी हुई है वृद्धि 4.7% की, जिसमें फसलें यानी क्रॉप्स की 4.7%, लाइव स्टॉक यानी पशुधन की 5%, मत्स्य एवं जलीय फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, ठीक है, फिशिंग एवं जलीय कृषि, तो ये हो गई 7.6, और वानिकी की कितनी हुई है 1% ये वृद्धि हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि शीर्ष 5 सहकारी समितियों वाले राज्य या यूटीज़, ठीक है, इसमें देख लेते हैं। बहुराज्य पंजीकृत, ये एक्ट के तहत, सहकारी समिति एक्ट के तहत, और एकल राज्य पंजीकृत। तो बहुराज्य पंजीकृत में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, एकल में भी महाराष्ट्र है, और बहुराज्य में नंबर 2 पर कौन है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये आपने याद रखना है, नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश, इसमें कौन है एकल राज्य पंजीकृत में गुजरात, नंबर 3 में इसमें यूटी दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, बहुराज्य में, और यहाँ पर तेलंगाना। तो ये लिस्ट है, सिर्फ टॉप 3 याद रखिए, स्टार्टिंग में याद रखिए कि बहुराज्य और एकल राज्य में महाराष्ट्र टॉप पर है, जबकि दूसरे पर उत्तर प्रदेश का बहुराज्य में दूसरा नंबर है और गुजरात का एकल राज्य में दूसरा नंबर है। फिर आगे देख लेते हैं डिजिटल कृषि की चर्चा करते हुए। ठीक है, डिजिटल कृषि एक नया टर्म आया है, इसकी चर्चा करते हुए आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि डिजिटल कृषि मिशन 2021-25, ठीक है, कब तक है डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 तक। इसका उद्देश्य है एआई, रिमोट सेंसिंग, ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से कृषि को आधुनिक बनाना है। तो ये चीज़ है, आपने डिजिटल कृषि मिशन याद रखना है, जिसकी जो समयावधि है वो 2021 से 2025 तक की है। फिर है भारत ने 17.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है। ठीक है, 2023-24 की समीक्षा है इसके हिसाब से, और वैश्विक उत्पादन का कितना है ये 8% है। भारत वैश्विक मछली उत्पादन में वैश्विक स्तर पर तीसरे स्थान पर है। ये आपने डेटा याद रखना है कि वैश्विक मछली उत्पादन में भारत किस नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है। पहले और दूसरे नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। ठीक, कृषि अनुसंधान पर 19.65 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कृषि जीवीए का कितना है 0.43% है। ये सारी चीज़ें हैं। फिर आईसीआर ने वर्ष 2022-23 में 44 फसलों की 347 किस्मों का तथा बागवानी की 99 एवं जैविक फोर्टिफाइड की 27 किस्मों का विकास किया है। ये हम आंसर राइटिंग में कोट करेंगे कि कृषि में कैसे ये जलवायु सहाय जो खेती करने के लिए बनाया जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें। आगे देख लेते हैं कि 2023-24 में कहा गया कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है। इस क्षेत्र का संगठित क्षेत्र के रोजगार में कितना 12.02% का योगदान है।
2022-23 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि खाद्य निर्यात भारत के कुल निर्यात का कितना है, 11.7% है, जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात का हिस्सा 23.4% था। ठीक है, ये डेटा है। ये आप जब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में लिखेंगे तो वहाँ पर आप इसे कोट कर सकते हैं। अब खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, ठीक है, अगर खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, देखिए 2020-21 में कितना था, 310.7, ये हमने ग्राफ के माध्यम से समझा भी था। 2021-22 में 315.6 यहाँ पर वृद्धि हुई। 2022-23 में 329.7, यहाँ भी आपको वृद्धि दिखेगी, और 23-24 में यहाँ पर आपको कमी दिखेगी। ठीक है, तो लगातार 4 सालों में लगातार वृद्धि नहीं हुई है, तो यहाँ पर जानना था। अब सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। तो आर्थिक समीक्षा 2023-24 में क्या कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 8.2% की आर्थिक वृद्धि द्वारा, ठीक है, आर्थिक वृद्धि 9.5% की औद्योगिक वृद्धि से प्रेरित थी। अब ये प्रेरित रही होगी, इसको सब छोड़ देते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है। आगे यही है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार विश्व में चीन के बाद भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो किस में कौन सबसे ज़्यादा, ये सारा डेटा कहाँ से आता है, आर्थिक समीक्षा के हिसाब से आता है। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख पाएंगे कि चीन के बाद भारत सीमेंट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला चीन है सीमेंट में, और दूसरा कौन है उत्पादक के मामले में, भारत। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि निर्माण क्षेत्र के समस्त इनपुट में लोहा तथा इस्पात का योगदान लगभग 47% था। भारत के कुल आयात में लोहा एवं इस्पात का योगदान 2022-23 तथा 2023-24 में 22-23 में 2.5% था, और 2023-24 में 2.8%, मतलब उसमें वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ से है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 में कहा गया है कि भारत की प्राथमिक वाणिज्यिक ऊर्जा में कोयले का योगदान कितना है, 55% से अधिक था, जबकि कुल विद्युत उत्पादन में कोयले से उत्पादित विद्युत का योगदान लगभग 70% था। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, जो अभी भी बिजली मिल रही है उसमें कोयले का कितना है, 70% योगदान है। दुनिया का फार्मेसी संज्ञा से विभूषित भारत का दवा बाजार मात्रा के आधार पर विश्व में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अगर क्वांटिटी वाइज बात की जाए दवा के मामले में तो भारत कौन से नंबर पर है, तीसरे नंबर पर। विश्व की शीर्ष 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित हैं, और मात्रा के आधार पर भारत विश्व में कुल जेनेरिक दवा निर्यात में 20% का हिस्सेदार है। ठीक है, ये आंसर राइटिंग में भी कोड कर सकते हैं, बाकी फैक्चुअल तो ये है ही। फिर है भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता तथा 5वां निर्यातक है। ये आपने याद रखना है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपड़ा निर्माता है और 5वां निर्यातक है। ठीक, भारतीय फुटवियर और अगर चमड़ा उद्योग की बात करें तो ये महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा अर्जक हैं। भारत फुटवियर का दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। जो फुटवियर बनाने में जो उत्पादक है वैश्विक परिदृश्य में, तो भारत दूसरे नंबर पर है, और नंबर 1 पर कौन है, चाइना। ठीक है, भारत के मामले में बात करें तो फुटवियर में ये वैश्विक उत्पादन का 13% और वैश्विक निर्यात का 2.2% के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक फुटवियर निर्यात में भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, कौन से नंबर पर है, 9वें स्थान पर है फुटवियर के मामले में, और ऐसे दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक, अब यहाँ पर है कुल जीवीए में उद्योग और उसके घटकों का हिस्सा स्थिर मूल्यों पर प्रतिशत में अगर देखेंगे, ये हटा दीजिए, 23-24 में देखते हैं। जैसे खनन और उत्खनन का कितना है, 30.9% का योगदान। विनिर्माण, ठीक है, ये उद्योग का टोटल है 30.9%। अब इसकी कैटेगरी देख लेते हैं। जैसे खनन का कितना है, 2.1%। इसके बाद विनिर्माण का 17.3%, निर्माण में कंस्ट्रक्शन में 9.0, ठीक है, और बिजली गैस एवं अन्य उपयोगिता यूटिलिटी सेवाएं 2.4%। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे देखते हैं कि विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $44.4 बिलियन था, जिससे $9.3 बिलियन अर्थात 20.9% की हिस्सेदारी विनिर्माण क्षेत्र की थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये हटा देते हैं। यहाँ पर ये देख लेते हैं कि क्षेत्रवार एफडीआई अंतर प्रवाह 2023-24 में कि सबसे ज़्यादा किधर आया है। तो विनिर्माण सेक्टर में कितना आया एफडीआई, 20.94%। तो आपने ये याद रखना है कि जो सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है वो किस सेक्टर में आया है, 23-24 के हिसाब से विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया। ठीक है, दूसरे नंबर पर है विद्युत और अन्य ऊर्जा उत्पादन वितरण एवं पारेषण यानी ट्रांसमिशन में 12.39%। उसके बाद आया है कंप्यूटर सेवाओं में कितना, 11.4%। ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आ जाएगा
विनिर्माण, ठीक है, जिसमें 20.94, उसके बाद विद्युत और ये नंबर 1 पर ही आएगा, नंबर 2 पर ही आएगा, और कंप्यूटर सेवाएं ये आ जाएंगी 11.4%। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह के शीर्ष 5 देश 2023-24 का डेटा है। एफडीआई अंतर प्रवाह सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ? सिंगापुर से। कितना? 26.58%। उसके बाद है मॉरिशस, ठीक है, यहाँ से 18.01%। तीसरे नंबर पर है यूएसए, यहाँ से 11.26% हुआ है, और नीदरलैंड 11.03, जापान 7.21, ठीक है। तो ये 5 कंट्री हैं जिसमें नंबर 1 तो आपने याद ही रखना है। भारत में एफडीआई अंतर प्रवाह के शीर्ष कौन है? सिंगापुर, और नंबर 2 पर है मॉरिशस। यूएसए 3 नंबर पर आता है। फिर एमएसएमई से रिलेटेड खाली डेटा आपने यहाँ पर देख लेना है कि एमएसएमई मंत्रालय की रिपोर्टानुसार 2022-23 में एमएसएमई क्षेत्र देश के जीडीपी में 30.1% का योगदान करता है। एमएसएमई योगदान वर्ष 2022-23 में 43.59% था, जो 23-24 में बढ़कर कितना हो गया है? 45.7%। देश के औद्योगिक उद्यमों में एमएसएमई 97% है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आप आंसर राइटिंग में याद आ जाएगा कि ये डेटा यहाँ पर आपने पढ़ा था, ठीक है। बाकी कुछ अब सेवा सेक्टर का देख लेते हैं। तो सेवा सेक्टर में हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमने ग्राफ के थ्रू देख ही लिया है तो उसको छोड़ देते हैं। अब ये है, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। ये डेटा आपने याद रखना है कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अब आगे देख लेते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत में पर्यटन क्षेत्र का तीव्र विस्तार हो रहा है, और ये यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यहाँ से ये डेटा याद रखना है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, और इसमें भारत 39वें स्थान पर था, ठीक है। 2024 में भारत 39वें स्थान पर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आगे देखते हैं, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023 में लगभग 1000 नए प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की शुरुआत हुई है। जो टेक्नोलॉजी टेक स्टार्टअप हैं वो लगभग कितने? 1000 नए टेक स्टार्टअप की शुरुआत हुई है। और किस क्षेत्र में हुई है? जो शीर्ष 3 क्षेत्र हैं उसमें एक एडटेक यानी एजुकेशन वाला 16%, उसके बाद एंटरप्राइज टेक, और उसके बाद बीएफएसआई, ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस वाला। तो ये आपने याद रखना है। इसमें बोला गया है कि लगभग 1000 नए टेक स्टार्टअप शुरू हुए हैं, जिसमें जो सबसे योगदान किसका है? अगर टॉप 3 की बात की जाए तो नंबर 1 पर आ जाता है आपका एडटेक, नंबर 2 पर एंटरप्राइजेस टेक, और नंबर 3 पर बीएफएसआई यानी बैंकिंग फाइनेंस वाला सिस्टम, ठीक है। भारत का टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व में तीसरे स्थान पर है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। आगे देख लेते हैं कि भारत शीर्ष 10 सेवा निर्यातक देशों में शामिल होने के कारण सेवा व्यापार क्षेत्र में एक प्रमुख राष्ट्र था, ठीक है। अंकटाड वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी है? तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसकी है? ये अंकटाड निकालता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इसके हवाले से बताया गया है कि वर्ष 2023 के दौरान 28 अरब डॉलर के अंतर प्रवाह के साथ भारत का एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में कौन सा स्थान है? 15वें स्थान पर है, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत किस नंबर पर है? 15वें स्थान पर, और इसे कितना मिला है? 28 अरब डॉलर मिला है। अब वैदेशिक सेक्टर की बात कर लेते हैं। विश्व में कुल वस्तुगत निर्यातों में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2020 में कितनी थी? 1.6% थी, जो अब कितनी हो गई है? जो 2020 यहाँ पर है, अब 22 की देख लेते हैं, ठीक है। विश्व वस्तुगत निर्यात वर्ल्ड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 1.8 हो गई है, वृद्धि हुई है। अगर वाणिज्यिक सेवाओं की बात की जाए तो इसमें कितनी हो गई है? 4.4% की 4.4% हो गई है। विश्व वस्तुगत और सेवा निर्यात, ठीक है। अब वस्तु और सेवा दोनों का अगर देखें तो कितना हो गया है? 2.4, यानी वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, ठीक है, सेवाओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई है, और अगर इनको ज्वाइंट रूप में देखें तो उसमें भी आपको वृद्धि दिखने को मिल जाएगी। अब अगर इंपोर्ट परफॉर्मेंस की बात करें प्रतिशत में, तो विश्व वस्तुगत आयात, ठीक है, यानी वस्तुओं का जो आयात हुआ है उसमें 2.8, मतलब इसमें भी वृद्धि हुई है। सेवाओं के आयात की हिस्सेदारी की बात करें तो 4.0, इसकी भी वृद्धि हुई है। तो जब दोनों में वृद्धि हुई है तो अगर ज्वाइंट करेंगे तो भी वृद्धि नजर आएगी। तो कितनी हुई है? 3.2, ठीक है। विश्व व्यापार में भारत का स्थान अब देख लेते हैं। वस्तुओं के निर्यात के मामले में भारत की रैंक 2022 में कितनी है? 18 वस्तुओं के निर्यात के मामले में। वस्तुओं के आयात के मामले में कितनी है? 9, ठीक है। तो जो वस्तुगत आयात है उसमें 2022 में रैंक है भारत की 9, और जो निर्यात में उसकी कितनी है? दूनी है। ये आपने याद रखना है। निर्यात में है 18, आयात में है 9। सेवा निर्यात की बात करें तो सेवाओं के निर्यात में 2022 में कितनी रैंक थी? 7, ठीक है, सेवा के निर्यात में, और सेवा के आयात में कितनी है? 8। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। आगे देखते हैं
कि शीर्ष 5 प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्तकर्ता राष्ट्र 2023, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो 5 प्रेषण यानी रेमिटेंस प्राप्त करता है उसमें कौन है? नंबर 1 पर है भारत, कितना? 120 बिलियन डॉलर। उसके नंबर 2 पर आ जाता है मैक्सिको, कितना? 66 बिलियन डॉलर। और चीन 50 बिलियन डॉलर। तो 3 की बात करें तो नंबर 1 पर भारत, उसके बाद मैक्सिको और नंबर 3 पर है चाइना, ठीक। भारतीय व्यापार में क्षेत्रों और देशों का निर्यात और आयात एक हिस्सा, मतलब किस किस देश से या किस कॉन्टिनेंट से सबसे ज़्यादा निर्यात और आयात का हिस्सा यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे अगर यूरोप की बात करें, ठीक है, तो यूरोप में 2023-24 में कितना है? अगर निर्यात की बात करें, पहले हम निर्यात देख लेते हैं, निर्यात आयात अच्छा साथ में देख लेते हैं। तो यूरोप की अगर बात करें तो 2023-24 में निर्यात कितना है इसका? निर्यात हिस्सा है 22.6% का, जबकि आयात कितना है? 13.9% का। तो हम यहाँ पर निर्यात ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अफ्रीका की बात करें तो 2023-24 में निर्यात 10.4 और आयात यहाँ से 5.6। अमेरिका की बात करें तो 23.2 निर्यात, ठीक है, 23.2% निर्यात और 10.3% आयात, ठीक। इसके बाद अगर एशिया में बात करें तो एक एशिया में 2023-24 41.7% का निर्यात है यहाँ पर, ठीक है, और आयात कितना है? 60.9। यानी अगर स्टेटमेंट बनाना हो तो ऐसे बोल सकते हैं, अगर क्षेत्र वाइज देखेंगे तो एशिया में भारत का जो निर्यात है वो आयात की अपेक्षा कम है, ठीक। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे चाइना का ही दिख रहा है, चाइना को हम 3.8% निर्यात करते हैं, जबकि 15.1% हम उससे आयात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये दिख जाएगा कि एशिया में हम सबसे ज़्यादा किससे करते हैं? आयात चाइना से। ये तो हमें अंडर स्टडी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये डेटा आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, खाली बस लिखवा देंगे जीडीपी ये इतना घाटा और वहाँ से आप खुश हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, आरओ में तो और टिपिकल बन जाता है, क्योंकि उसका पेपर जो है वो अलग माइंडसेट से बनाया जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे डेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं भारत का विदेशी व्यापार बिलियन डॉलर में, ठीक है। यहाँ हमने शुरुआत में ही देख लिया था कि जैसे 2023-24 में कितना है? आयात है 675.4 बिलियन डॉलर, निर्यात कितना है? 437.1 बिलियन डॉलर। तो भारत का जो विदेशी व्यापार है वो निर्यात की अपेक्षा, निर्यात जो है वो आयात की अपेक्षा कम है, ठीक है। कितना कम है ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वस्तुगत निर्यात में भारत का 2022 में जहाँ 18वां स्थान था, वस्तुगत आयात में 9वां स्थान था, ये हमने अभी टेबल के हिसाब से देखा है। और सेवाओं के निर्यात में 2022 में 7वें स्थान पर था, जबकि आयात में 8वें स्थान पर था। तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर अभी देखी हैं, ठीक। बाकी क्या है आगे देख लेते हैं। आगे है आर्थिक आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष। तो ये किसके पास होता है? ये तो आरबीआई के पास होता है। तो आरबीआई के अनुसार जुलाई 2024 में भारत का आरक्षित विदेशी मुद्रा कोष कितना है? 670.857 बिलियन डॉलर। तो 670 याद रखना है कि 670 बिलियन डॉलर है, जो जुलाई 2023 में कितना था? 603 बिलियन डॉलर था। मतलब पिछले साल की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर क्या है कि विदेशी मुद्रा कोष की संरचना, यहाँ ऐसे पूछ लेते हैं कि विदेशी मुद्रा कोष है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ शामिल होती हैं, गोल्ड शामिल होता है, एसडीआर शामिल होता है, आईएमएफ के पास आरक्षित जमा राशि शामिल होती है, और कुल यहाँ पर ये मतलब ये 4 चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ, स्वर्ण, एसडीआर और आईएमएफ के पास आरक्षित जमा राशि से बनता है विदेशी मुद्रा कोष। तो ये सारी चीज़ें हो गई। वर्तमान में भारत विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चतुर्थ स्थान पर है। प्रथम स्थान पर कौन है? चाइना, दूसरे पर जापान और तीसरे पर है स्विट्जरलैंड। ये आपने याद रखना है कि सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष देशों में कौन है? नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है जापान, नंबर 3 पर है स्विट्जरलैंड और नंबर 4 पर कौन है? भारत। अब यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण एक दृष्टिकोण देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें ही देखेंगे, ठीक है। ये जो आंसर राइटिंग के हिसाब से थोड़ा मतलब अच्छे से काम आ जाएंगी। एनएच यानी नेशनल हाईवे निर्माण की औसत गति 3 गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2013-14 में कितनी बनती थी? 11.7 किलोमीटर प्रतिदिन। अब 2023-24 में कितना बन रही है? 34 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई है, ठीक, ये याद रखना है। पिछले 5 वर्षों में रेलवे का पूंजीगत खर्च 77% बढ़ा है। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल कनेक्शन बढ़कर 14.89 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा है, जो ग्रामीण परिवारों का कितना है? 76.12%।
अब मिशन लाइफ आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको कार्यावधि याद नहीं होगी, ठीक है। तो इसकी कार्यावधि कितनी है, 2022 से 2028 के मध्य निर्धारित की गई है। तो ये 6 साल के लिए है मिशन लाइफ, ठीक है। 2022 में शुरू हुआ था और 2028 तक है ये मिशन लाइफ। पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन से निपटने में सहायक है। आगे की बात करें तो आगे इसमें है ONDC यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसमें कहा गया है कि आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार ONDC पर भारत में शुरुआत से कुल 68 मिलियन लेन देन हुए हैं। अब लेन देन होते रहिए। अब यहाँ पर हम ये डेटा देखते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि मात्रा की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा बाजार है, ठीक है। मात्रा यानी क्वांटिटी की दृष्टि से भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा दवा बाजार है। भारत के फार्मास्यूटिकल बाजार का मूल्य 50 अरब अमेरिकी डॉलर है। 20 वैश्विक जेनेरिक कंपनियों में से 8 भारत में स्थित हैं और मात्रा के अनुसार वैश्विक जेनेरिक दवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 20%। 12,500 से अधिक जन औषधि केंद्र खोले गए हैं जो देश के सभी जिले को कवर करते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और जो 10,000वां ये जन औषधि केंद्र कहाँ खोला गया था, ये खूंटी झारखंड में खोला गया था, ठीक है। ये आपने याद रखना है। फिर है कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। तो गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी यानी जो हम बता रहे थे ना कि किसी से उधार मांग लेना, पड़ोसी, अगल बगल, साहूकार से, तो ये हो जाता है गैर संस्थागत ऋण। और संस्थागत जो बैंक से लेते हैं, सहकारी समितियों से ले लेते हैं, उनसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक। तो गैर संस्थागत ऋण की हिस्सेदारी 1950 में कितनी थी, 90%, जो वित्त वर्ष 2021-22 में घटकर 23.40% हो गई है। ये डेटा आप याद रखना। फिर किसानों को लाभकारी मूल्य का आश्वासन देते हुए MSP अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत का 1.5 गुना पर तय की गई है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर है कि वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2023-24 तक पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत देश में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया गया है। 30 जून 2024 तक नई FPO यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन योजना के तहत कितने पंजीकृत हैं FPO, 8,875 FPO पंजीकृत हैं। ये कभी कभी बहुत माइनर डेटा पूछ लेते हैं तो आपने याद रखना है कितने, 8,875 FPO पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले 5 वर्षों तक मुफ्त खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। ये जो मार्केट में टेस्ट सीरीज़ हैं ये डेटा बहुत पूछ रही हैं कि कितना, तो लगभग 81.35 करोड़ लाभार्थियों को, ठीक है। अब रोजगार की बात कर लेते हैं। तो वित्त वर्ष 2022-23 में बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई है, 3.2% हो गई है, ठीक। EPFO के तहत निवल पे रोल में 2 गुने से अधिक वृद्धि हो गई है। आर्थिक समीक्षा 2023-24 में नियोजित पूंजी और श्रम के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे यहाँ पर छोड़ देते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक फैक्ट ये सही कर लीजिए, थोड़ा सा डाउट हो गया था, है ना। तो ये 10,000वां जो जन औषधि केंद्र है ये खोला तो झारखंड में ही गया है, लेकिन जगह क्या है, एम्स देवघर, ठीक है। एम्स देवघर में खोला गया है 10,000वां जन औषधि केंद्र, और स्टेट तो झारखंड ही है। मैंने खूंटी बोल दिया था, तो प्लीज़ आप करेक्शन कर लीजिए, है ना। आगे देख लेते हैं। आयुष्मान योजना के तहत 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड बने। कितने बने हैं, 34.73 करोड़। ये आपने डेटा याद रखना है। आयुष्मान भारत योजना गरीब और वंचित परिवारों के 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक बचत करने में सहायक सिद्ध हुई है। यहाँ पर जैसे दिया है कि एम्स देवघर में विगत वर्ष 10,000वें PM जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ये डेटा हमारे लिए तो फिलहाल कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। आगे है गंभीर बीमारियों के लिए सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में 300 से अधिक अमृत फार्मेसी संज्ञक दवा की दुकानें परिचालित की गई हैं। कितनी, अमृत फार्मेसी क्या है, ये 300 से अधिक शुरू की गई हैं, ठीक है। वित्त वर्ष 2024 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर GDP का 7.8% और स्वास्थ्य व्यय भी बढ़कर GDP के 1.9% पर पहुंच गया है। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कार्यक्रम 83 लाख स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 89 मिलियन से अधिक महिलाओं को कवर करता है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़ा है। तो यार ये सारे डेटा जो है हम आंसर राइटिंग में कोट कर सकते हैं। तो जब आप प्री पास होकर मेंस लिखने जाएंगे तो आपको डेटा की दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। भारत की ऊर्जा ज़रूरतों का 2047 तक 2 से 2.5 गुना तक बढ़ जाने की उम्मीद है। जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए मिशन लाइफ जो हमने अभी ऊपर देखा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर छोड़ देते हैं। आगे काम की चीज़ देखते हैं कि भारत का बाह्य क्षेत्र, मजबूत वैश्विक परिवेश। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का सेवा निर्यात 4.9% बढ़कर 341.1 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया, यानी भारत का सेवा निर्यात बढ़ा है। चालू खाते घाटे में सुधार हुआ है और वित्त वर्ष 2023 में कितना है, ये
0.7% कम हुआ है चालू खाता घाटा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। मार्च 2024 के अंत में जीडीपी के समक्ष विदेशी ऋण अनुपात 18.7% था। ठीक है, ये डेटा याद रखना। ऐसे पूछ सकते हैं कि जीडीपी के समक्ष विदेशी ऋण अनुपात जो है वो 50% से अधिक है। कितना है अभी ये? 18.7। भारत का मुद्रास्फीति पर इन्फ्लेशन का देख लेते हैं। ऊपर भी देखा था कि वित्त वर्ष 2024 में आरबीआई ने अनुमान लगाया है जो इन्फ्लेशन होगा वो कितना, 4.5%, और 2025-26 में 4.1% रहने का अनुमान है। ये आपने याद रखना। जैसे आरबीआई ने क्या कहा कि 2024-25 में इन्फ्लेशन कितना, 4.5%, और 2025-26 में कितना रहेगा, ये रहेगा आपका 4.1%। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं। वर्ष 2023-24 में मुद्रास्फीति 4.6% और 24-25 में 4.2% रहने का अनुमान किसने लगाया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। ये आप आरबीआई का याद रखिए। फिर आर्थिक विकास का सुदृढ़ पथ। तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% की दर से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4% हो गई है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। ठीक है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे ग्राफ के थ्रू भी आपने समझ लिए हैं। आपने अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के थ्रू या हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमें सुझाव भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।